नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ अगेन क्षितिज शर्मा। हम दोबारा से जयपुर में ही एक हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करके लाए हैं। हमने उनको इस तरीके से परखा कि मतलब मैं क्या बोलूँ कि अभी तक मुझे जितने भी स्पोर्ट पर्सन मिले, जिनसे भी मैंने उनकी लाइफ स्टोरी सुनी, किसी ने भी स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी चीज़ों पे बात ही नहीं करी। मैं चाहूँगा कि आप इनको पूरा सुने, कैसे उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करा, किस तरीके से उन्होंने उसमें कैरियर डिसाइड करा, किस तरीके से अपने अदर पैशंस भी उसमें ऐड करें एंड देन उसमें भी कैरियर डिसाइड करके प्लान बी तैयार करा। प्लीज़ फॉलो करते हैं भानु जी को। भानु जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्पोर्ट्स बुक में स्वागत है आपका। हमारी ऑडियंस को बस यही जानना है कि भानु कैसे हैं, किस तरीके से वो अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो स्पोर्ट्स में अपनी एक इमेज बना बैठे हैं। तो नमस्कार सभी को जो लोग हमें देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत एक तरह से मेरा एक प्राउड भी कह सकता हूँ मैं कि मेरे को आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला, आपके थ्रू सब लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बोला कि अभी मैं एथलीट भी हूँ और मैं अभी फैशन मॉडल भी हूँ और मैं अभी रिसेंटली एमपी की एक हेल्थ गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ। दैट्स ग्रेट। तो ये तो मुझे पता नहीं था। ये कहाँ छुपा रखा था? जी हाँ, मैं अभी रिसेंटली हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मैंने इंस्टाग्राम पे अपना जैसे कि फैशन मॉडलिंग का और मैं अपना वर्कआउट वीडियो डालता हूँ और सब कुछ डालता हूँ, तो मुझे ज़्यादातर एथलीट्स के मैसेज ये आते हैं कि यार भैया हमें भी करना है चीज़। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार करना तो बहुत लोग चाहते हैं बट निकलना नहीं चाहते, क्लोजेट में रहते हैं। क्योंकि सोसाइटी, आप एक एथलीट हो ना, तो आपको एक ऐसा प्रेशर बर्डन दे दिया जाता है कि आप एथलीट हो, आप ऐसे रहोगे। अच्छा, आप एथलीट हो, आप लोअर टी शर्ट में ही रहोगे। डिसिप्लिन अलग चीज़ है बट एक बर्डन देना अलग चीज़ है। तो आपको भी पता है, एक समाज में एक ऑरा बना हुआ है इस चीज़ का कि आप एथलीट हो तो आपको ऐसे ही रहना है। बट स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा था कि मुझे फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट था और मतलब मुझे ऐसा था कि मेरे को कॉमन नहीं दिखना। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा था कि कॉमन नहीं दिखना। और स्टार्टिंग से ही फैशन, डांसिंग, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट था और मेरा गेम भी कुछ आर्ट फॉर्म जैसा ही है। गेम के बारे में बताएंगे ऑडियंस को? तो मैंने वुशु स्टार्ट किया था। वुशु, जिसको नहीं पता, वुशु अभी तो काफ़ी थोड़ा बहुत फेमस हो गया बट जब मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी मतलब लोग नहीं जानते थे वुशु को। तो वुशु बेसिकली क्या है? वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है। चाइनीज़ मार्शल आर्ट जो आप लोगों ने मूवी देखी ना, कुंफू, जैकी चैन, ये सब है मूवी। तो ऐसे ही बिल्कुल उसको एक स्पोर्ट्स का नाम देके वुशु दे दिया। अच्छा, इसको स्पोर्ट्स में लाके वुशु दे दिया। वो उसी का ओरिजिनेट है, उसी का ही वर्जन। हाँ, वर्जन उसी का है। उसको वुशु कर दिया उसको स्पोर्ट्स में लाने के लिए। तो अब वुशु में होते हैं दो पार्ट्स। एक होता है सांचाओ, जिसको हम सांडा भी बोलते हैं। उसमें आपको क्या होता है, उसमें दो आपके सामने एक आपका कंपटीटर होगा, उसको आपको हिट करना है। मतलब फाइट गेम होगी वो। थ्रो, फाइट गेम है वो। तो हाँ, कह सकते हो आप किक बॉक्सिंग जैसा, बट उसमें थ्रो भी है। ताउलू के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट है उसका एक रीज़न, एक बिहाइंड द सीन होता है कि आप ये हो, जैसे आप ईगल फॉर्म करते हो तो आपको ईगल की तरह एक इवेंट है। अच्छा। जिसके कंपलसरी मूवमेंट ऑलरेडी हैं, बने हुए हैं चाइनीज़, क्योंकि गेम है तो कंपलसरी होगा। मतलब क्योंकि इसमें करना क्या होता है? जैसे कि आपने बताया कि सांडा में तो थ्रो मार दिया। इसमें क्या होता है, आपको एक इवेंट दिया जाता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसका एक एनिमल से कह सकते हो आप, इजी वे है समझने के लिए बता रहा हूं। कैरेक्टर के लिए। हाँ, कैरेक्टर, उसका एक कैरेक्टर होता है उस इवेंट का। तो आपको उस इवेंट का बेसिक पे काम करना होगा और उसके किक्स हैं, उसमें स्टांस है। तो आपको जज इस बेस पे किया जाता है। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट रहता है उसमें, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रहती है, मतलब आप हवा में कितना जंप करते हो उसका पूरा फिक्स रहता है। मतलब उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का कितना डिफिकल्टी लेवल था। जज का बेस ये रहता है कि आपका डिग्री डिफिकल्टीज, आपका लुक्स भी मैटर करते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, लुक्स भी मैटर करते हैं और आपका ओवरऑल में आ जाता है। आपका एक्सप्रेशन, लुक्स, स्टांस, मतलब बारीक बारीक पॉइंट। अगर आपका पैर, अब उसमें अगर आपके पैर ऐसा है ना, अगर आपका पैर ऐसा हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो इवेंट करता हूँ उसको बोलते हैं एक चनक्वान और एक जियांशु और एक क्यांगशु। ये चाइनीज़ नेम है। ठीक है, चाइनीज़ नेम है। तो इसमें स्टांस, मेन तो स्टांस होता है, डिग्री डिफिकल्टीज होती है, मतलब पार्ट डिवाइड है इसमें कि आपको जज किस बेस पे किया जाएगा। ठीक है। तो आपको उसको अचीव करने में एटलीस्ट, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें होती है और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? क्या है बॉडी स्ट्रक्चर? बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। अगर ये मैटर करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ताउलू में जितने भी एथलीट सुन रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे मेरे से। ताउलू में बॉडी स्ट्रक्चर इसलिए मेन है क्योंकि जैसे आप रनिंग करते हो,
या फिर आप सांसो मान लो, सांसो करते हो तो आप जैसे हो आपको वैसे ही करना होगा। ठीक है। रनिंग में आप जैसे बॉडी स्ट्रक्चर आपको वो ही सिर्फ स्टेपिंग रनिंग करते करते आपका हो जाएगा, उसके ऊपर आपका स्टेमिना डिपेंड करता है। बट ताउलू में ऐसा नहीं है। अच्छा। ताउलू बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ढालना होगा, जैसे एक मोल्ड होता है ना, उस मोल्ड में लाना होगा उस बॉडी स्ट्रक्चर को, अगर आपको एक अचीवमेंट अचीव करना है। ठीक है। नॉर्मल मतलब उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हाँ, भी उसको कैरेक्टर टाइम को लगता आप है। कर रहे हो। हाँ, ठीक। उसको फिजिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा, मेंटली तो है ही। मैंने तालू की एक फॉर्म देखी थी, ड्रंकिन हाँ, समथिंग करके वो एक form ड्रंकन होती है एक्चुअली, वो इंडिया वुशु में नहीं है, अभी हो गया, ट्रेडिशनल फॉर्म में है वो। अच्छा। हाँ, बट अभी हमारे मेजर कंपटीशन में नहीं है, एशियन गेम्स वगैरह में नहीं है, वो फॉर्म नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेजर कंपटीशन में हमारे कुछ ही फॉर्म है, 12 फॉर्म्स हैं। मेजर आप जिसको बोल रहे हो उसकी क्या एशियन definition? गेम्स। अच्छा, मतलब जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, आप उस इवेंट की हाँ बात कर रहे नहीं, इंटरनेशनल में भी किसी इवेंट में, हो? अच्छा अच्छा। जैसे कि एशियन गेम्स हो गया, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो होता है, बट मेन एशियन गेम्स में नहीं है अभी। वो एशियन गेम्स में हमारे कुछ ही इवेंट है, ठीक है। वेट भी कुछ ही है हमारे। मतलब हर एक वेट को, हर एक इवेंट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं है उन आपके ताउलू के अंदर, हाँ वुशु के अंदर वुशु के अंदर। ताउलू में भी वेट सिस्टम है? नहीं, ताउलू में वेट सिस्टम नहीं है। अच्छा। ताउलू में वेट सिस्टम नहीं, ताउलू में है एज कैटेगरी और आपका इवेंट सिस्टम। एज कैटेगरी लाइक सीनियर जूनियर जूनियर सब जूनियर। हाँ, एंड देन फिर इवेंट जो जैसे आपने बताया, हाँ, जैसे कि चनक्वान हो गया तो चनक्वान में चनक्वान वाले पार्टिसिपेट करेंगे। ननक्वान एक अलग फॉर्म है, वो टाइगर स्टाइल से रिलेट करता है, उसको साउदर्न बोलते हैं, नॉर्दर्न साउदर्न स्टाइल। चनक्वान उनके नाम है, बहुत सारे नाम है। मतलब एक फॉर्म है ताइची। ताइची मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ताइची जो है ना वो एक अलग गेम है। चाइना में ताइची ही एक अलग गेम है, बट वो वुशु का पार्ट है, इंडिया में है वो। और हमारे इंडिया के अभी जस्ट हमारे साथ के हमारे सीनियर हैं, वो अभी ब्रिक्स गेम में उनका ब्राउन्स है। तो कौन से वाले ब्रिक्स गेम में जो अभी, हाँ 2024। ओके, ब्रिक्स गेम में। तो ताइची इंडिया का भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ताइची चाइना में लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उनका हेल्थ इशू बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा। ताइची एक चाइनीज़ योगा है जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका जॉइंट प्रॉब्लम काफ़ी हील होती है, मतलब एक थेरेपी है। ताइची इज़ अ थेरेपी। चाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वुशु से ज़्यादा ताइची फेमस है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ताइची एक अलग, और ताइची का इवन एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है जो अभी होने वाली है पर्टिकुलर फॉर ताइची। हाँ, सिर्फ एक इवेंट के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अरे अच्छा। इसमें स्ट्रेंथ है इतनी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब वुशु से ज़्यादा ताइची कर रहे हैं लोग। ओके ओके, दैट्स ग्रेट है। मतलब एक फॉर्म को उन लोगों ने एक गेम बना दिया, तो ये तो बहुत बेस्ट बात है। सो जैसे आपने अपने स्कूल लेवल पे, लाइक हम थोड़ा सा दोबारा से बैक जाते हैं आपकी डिस्कशन पे। आपने स्कूल के अंदर गेम ज्वाइन करा, आपके फादर साहब ने आपको पकड़ा, हाँ, आप वुशु करते पकड़े गए। हाँ, पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ? क्यूट सा एक मेमोरी है। हाँ। ऐसा हुआ कि मैं स्टेट में गया, खेला, मेडल आया। अब क्या हुआ, मेरे पापा की आदत थी पेपर पढ़ने की। अच्छा। पेपर में देखा तो अरे तुम्हारा फोटो, मेडल, खेलने गए, कब हुआ, कब ये? पुलिस वाले ऊपर से बैक टू बैक क्वेश्चन। हाँ, तो आई वाज लाइक कि यार अब तो भूल जा, हाँ। अब तेरा खत्म है कहानी आज। अब तो मोहल्ले ने छाप दिया। हाँ, मोहल्ले ने छाप दिया। और उनके मतलब फादर साहब मेरे घूमने जाते थे शाम सुबह के टाइम, तो उनके फ्रेंड सर्कल में भी बात हो गई कि अरे इनका लड़का वहाँ गया था खेलने, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है अगर स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल तो बहुत होता है ऐसा करके। तो फ़ोटोज़ आ गई, और मेरे को भी ध्यान नहीं रहा जब फ़ोटो खींच रही थी कि ये पेपर पापा पढ़ लेंगे। नहीं दिमाग में आया, सेलिब्रेशन था, दिमाग में हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पापा को बहुत प्राउड हुआ अंदर से। मैं उस चीज़ को समझ रहा था, बट मेरे को उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि अरे तूने झूठ बोला, ये वो फेस पे बिल्कुल नहीं दिखाया। वही पुलिस वाला बिहेवियर, आप लोग समझ सकते हो, वही था एकदम। नहीं, हाँ ठीक है, मगर बताना चाहिए था ऐसे करके, बट अंदर ही अंदर उनका था। बट उस दिन से ना मतलब ऐसा हो गया कि सही दिशा, हाँ सही दिशा में जा रहा है। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी कि खराब संगति में नहीं है। चलो सही दिशा में जा रहे हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद में कब क्लास लगी? क्लास तो नहीं कह सकता, मगर फिर भी उस जगह भी इस बारे में बोला गया कि भाई झूठ क्यों बोला तूने। उनका मेन था झूठ। या मेरे दिमाग में ये था, क्यों नहीं? मेरे दिमाग में ये था कि वो बंद ना हो जाए या मना ना कर दे। होता है बच्चों को नहीं पता होता इतनी चीज़ें। उस टाइम दिमाग इतना सिंसियर नहीं था कि प्रोसेस कर सके इस चीज़ को, कि वो हाँ भी बोल सकते हैं। बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, वो नहीं, मना ही कर देंगे, पूछना ही नहीं, मना ही कर देंगे। वो उनका बिहेवियर मुझे पता था। सबसे बड़ी बात, गेम वो भी वुशु, मारपीट वो भी वुशु चाइनीज़ गेम। उनका ये था कि गेम करना था तो एथलेटिक्स भी हो सकता था, कर लेते, उनका रेसलिंग भी हो सकती थी। मतलब क्यों, और मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि दिन में मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में था कि वुशु मतलब चलता था,
तो अब जैसे कि मैं कर रहा हूँ वुशु, अब मतलब बिल्कुल ऐसा था कि खुला ग्राउंड, इधर क्रिकेट, इधर एथलेटिक्स, इधर रेसलिंग, साइड में हम, इतनी सी जगह में हम। हाँ। तो आते जाते लड़के टोंट, अबे इतनी मेहनत किस में और कर ले तो कुछ हो जाएगा, अबे इसे कौन जानता है गेम को, है ना। एथलेटिक्स कर ले, रेसलिंग कर ले और क्रिकेट कर ले। क्रिकेट तो बहुत फेमस है। चीज़ें थी, बच्चों को वही बोल के जाते होंगे सारे। वो एक तो मैं खुद फैमिली से छुपा रहा हूँ चीज़ें, एक तो मैं खुद वो हो रहा हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ें उस टाइम पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार क्या बात है, सही भी है कि गलत है, बस चल रहा है काम, ऐसा था दिमाग में। तो मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मैं सोच में बैठ गया एक दिन, तो यार बात तो सही है। मतलब 3-4 दिन हो गए ना जब कंटिन्यू वो चीज़ होने लगी कि रोज़ कभी ना कभी, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, अरे कोई बोल देता कि अरे यार वुशु में क्या है, यही जो भी है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वुशु मेरे को पर्सनली, क्योंकि मैं अभी 7-8 साल तो मुझे साई में हो गए, एनसीओई में हो गए, 7-8 साल मुझे हो चुके हैं। हाँ, अभी मैं एनसीओई में हूँ फिलहाल, एनसीओई के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे और गेम भी देखे हैं, जितना वुशु का बंदा फिट होगा ना, मतलब अदर में फिटनेस नहीं कहूँगा कि कम है, बट वुशु में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और माइंड का चलाना, एक तरह से आपको एक्शन, हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्शन, क्योंकि एक्शन ही गेम है। वो जो चीज़ है ना, वो अदर गेम से थोड़ा मेरे को ज़्यादा लगा, क्योंकि अदर गेम में क्या होता है, या तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे अब एथलेटिक्स वाले भी हो गया, हम लोग इतना जितना वो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं ना, उतना हम लोग वार्म अप में भी नहीं करते, उससे ज़्यादा ही करते होंगे। सही बात है। मैं किसी को ऑफेंस नहीं करूँगा, मगर ये एक रियलिटी कहूँगा मैं। हाँ, मेरे को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप साइड बाय साइड भी वुशु कर सकते हो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी थोड़ा सा इंडियन पेरेंट्स का है ये माइंडसेट कि भाई चाइनीज़ गेम है, क्या होगा, कोई फ्यूचर नहीं है, ओलंपिक्स सबसे बड़ी बात है, नहीं है। सो आपकी लाइफ में फिर गेम को लेकर टर्निंग पॉइंट कब आया? कब आपने स्टेट से अपने आप को नेशनल के लिए लेके गए, फिर इंटरनेशनल? तो अब ये था दिमाग में, जब स्टेट में आ गया मेडल तो नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। अब जब नेशनल में गया तो स्टेट यहाँ है, नेशनल यहाँ है। अब आप एक तालाब में से समुद्र चले गए। अच्छा, ऐसा था मेरे लिए। इक्विपमेंट्स अलग, ड्रेस अलग, हमारे में ड्रेस होता है ताउलू में, उनका सब कुछ अलग, कॉन्फिडेंस ही अलग। नेशनल लेवल पे आने के बाद पता लगा आपको? हाँ, मतलब नेशनल लेवल पे आने के बाद मेरी आंखें खुल गई एक तरफ से। मेरे दिमाग में आ गया कि भाई यहाँ नहीं होगा रह के कुछ, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब एक आप होता कंफर्ट जोन में रह के करते हो, बात है। बट वो चीज़ तब नहीं हो सकती, आउट ऑफ द जोन जाना पड़ेगा। और मैं बेसिक मतलब बचपन से ही इंट्रोवर्ट, कोई दोस्त नहीं, घर वालों से घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये था मेरा हिसाब। अब मेरे को जाना था बाहर, ऊपर से घर वालों का भी थोड़ा ये था कि चल कर ले, साइड बाय साइड कर ले, कोई बात नहीं, गेम भी चल रहा, प्रैक्टिस भी चल रही। अब ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि घर छोड़ के जाना। अब मैं जब पहली बार नेशनल गया तो मैंने इक्विपमेंट्स और ये ड्रेस देखा, साई उस टाइम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था नाम, एनसीओई का नाम। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ यार बहुत डिफरेंस है इनमें और ग्रास रूट लेवल में जो बच्चे हैं ना, बहुत डिफरेंस है। उस टाइम मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया कि यार मेरे को यहाँ जाना है तो कुछ हो सकता है। मतलब आप किससे इन्फ्लुएंस हुए, साई से या नेशनल में जो बच्चे खेलते थे? नेशनल में जो साई के बच्चे थे ना, ऑलरेडी जो साई में प्रैक्टिस करते थे, मेडलिस्ट थे। साई ने अडॉप्ट कर रखे थे अपने? हाँ, मेडलिस्ट थे, क्योंकि मेडलिस्ट ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब वहाँ की फैसिलिटीज़ मैं पूछता था, जैसे साई से किसी बच्चे से बात करता ना, तो कि यार भैया कैसे होगा, कैसे क्या होता है वहाँ पे, तो बताते थे कि इतनी अच्छी फैसिलिटी है, मैट है, फूड है, डाइट्रिशियंस है, डाइट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिमाग में आ गया। उसके चक्कर में मतलब इधर मैं निकला, कैसे तैसे कन्विंस किया। उस टाइम मेरा एक बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट और आखिरी कह सकता हूँ, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, बेस्ट फ्रेंड था। उसके साथ उसने और मैंने डिसाइड करा कि वो मेरे से 2 साल बड़ा था, तो मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे साई। अब ये नहीं पता साई में होता क्या है, साई में जाना कैसे है, साई में सिलेक्शन कैसे होना है, बस जाना है। हमने घर कन्विंस कर दिया बहुत मुश्किलों से। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं खाना दिया था। मतलब लास्ट मोमेंट ये हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं या तो घर से भाग जाऊँगा, ऐसा हो गया था। घर वाले समझ गए थे, घर वालों ने उस टाइम सपोर्ट किया, हम चले गए। तो अब इस साई भोपाल की बात है ये। अच्छा। हाँ, साई भोपाल में गए,
तो वो साईं जो है ना वो आउटर एरिया में बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अब हम जब सबसे पहले वहाँ पहुँचे, हमारी किसी बातचीत नहीं, उन्होंने, हम जब गए कोच साहब ने बोला कि भाई यहाँ तो मेडलिस्ट चाहिए। उस टाइम नेशनल मेडल नहीं था, सही बात है, स्टेट मेडल था। तो अब मैं ऐसा हो गया कि यार अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, अब तो वापस जाना नहीं। वापस गए तो ख़त्म है कहानी, अब ऐसा था दिमाग में, क्योंकि अब इतना देख लिया ना एक बार कि अरे वहाँ ही करना है, तो अब वापस आके ग्राउंड नहीं पकड़ पाएंगे। तो उदास हो गए बहुत ज़्यादा। कोच साहब ने बताया कि यहाँ पे एक स्कीम है, कम एंड प्ले स्कीम, उसके तहत आपके जो लोकल बच्चे होते हैं उनके लिए है वो वैसे बेसिकली स्कीम, तो आप उसमें कर सकते हो, मगर आपको फैसिलिटी कुछ नहीं मिलेगी, आपको बाहर रहना है, खुद बनाओ खुद खाओ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ जाओ सुबह शाम। उतना ही मेरे लिए बहुत था उस टाइम। मैंने कहा भाई कुछ भी हो, करना ऐसे ही है। जरिया तो मिल गया, कम से कम जरिया मिल गया, बट चीज़ें यहाँ तक भी सॉर्टेड नहीं हुई थी। हुआ क्या, उन्होंने तो हाँ बोल दिया, साईं था आउटर में, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, खाना में बनाना आता नहीं, घर वालों से कह नहीं सकते कि हमें इतना दे दो कि हम रोज़ रेस्टोरेंट वगैरह में खा लें। ओबियस सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से आप इतना नहीं कर सकते कि रोज़ खा सको आप। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे कुछ था नहीं, लकड़ियों से और ईंटों से चूल्हा बनाया और खाना बनाया जला हुआ, जल गया। ओबियस सी बात है, आता नहीं खाना यूट्यूब पे देख के। तो हालांकि स्वाद लगा वो मुझे, क्योंकि तो बनाया खुद था। खाना खाया, घर से फ़ोन आया, घर वाले कहते हैं कि बेटा ठीक है खाना वाना खाया। मैंने कहा हाँ अभी खा के आया हूँ मैस में। अच्छा, मैस में बताया ही नहीं तो घर पे ये पता था कि मैस वाले खाना दे रहे हैं। वाह। अगर घर पता चल जाता तो किसके घर वाले चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा भूखा रहे या जला खाए, है ना? ऑब्वियस सी बात है। ऐसा चलता रहा, कम से कम हो गए 3-4 मंथ हो गए। अब आ गया था खाना, 3-4 मंथ बाद खाना बनाना आ गया था, सीख चुके थे। कब तक जला खाओगे, वो तो सीखना ही पड़ता। तो ऐसे चलता रहा, 1 साल हो गया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, सबसे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली थी ब्राज़ील में। अच्छा, कौन से ईयर में? 2016 का है शायद। 16 में ब्राज़ील में। उससे पहले उसी पीरियड में नेशनल में मेरा मेडल आने कंटिन्यू 3 इयर्स मेरा गोल्ड था। 3 गोल्ड, हर नेशनल में 3 गोल्ड। साई तो उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि अब साई में हो जाएगा, बट साई में उनसे पहले मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कैंप में सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट सिलेक्शन था मेरा। और आई थिंक वो साई में ही लगा होगा कैंप। हाँ, वो कैंप साई में ही था, है ना? हाँ, वो कैंप साई में ही था, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ऑलमोस्ट साई में लगते थे उस टाइम भोपाल में। अब नहीं, अब चेंज हो गया थोड़ा सा, अभी नहीं लगता। पटियाला भी चले जाता है हाँ, अभी तो भोपाल में बहुत कम हो गया जाना, बट उस टाइम कैंप लगते थे। तो मुझे इतना प्राउड हुआ ना कि यार साई में आने से पहले मैं कैंप में हूँ। मतलब आप साई में हो बट आप कैंप में हो तो एक थोड़ा प्रायोरिटी लगता है ना कि आप कैंपर्स हो। आप बेसिकली उस फैकल्टी की भी नज़रों में आ गए। हाँ, तो है भी नहीं बंदा जो पहले डेली आता था, फैसिलिटी भी नहीं वो डायरेक्ट कैंप में चला गया, तो कोच भी बड़ा प्रभावित हो गया। तो उसी दौरान साई में सिलेक्शन हो गया मेरा, उसी कैंप के थ्रू उन्होंने प्रोसेस कर दिया डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्शन हो गया। वैसे प्रोसेस होता है क्या इसका साई में सिलेक्शन? सर साई में सिलेक्शन होने के लिए आपको अभी का जो बताऊँ क्राइटेरिया क्या है, NCOE का क्राइटेरिया ये है कि आपके नेशनल में मेडल होने चाहिए। कितने? मतलब कितने नहीं, मगर आप कंटिन्यू हो, आप एक कंटिन्यू मेडल हो नेशनल में इंटरनेशनल में, तो आपको प्रीफर किया जाएगा। बेसिकली इसमें शायद आई थिंक ऑब्जर्वर भी आते हैं ऑन गोइंग नेशनल्स के अंदर। आई थिंक जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट भी लगती है उसको भी अडॉप्ट करते हैं, जिसमें यूँ लगता है कि ये बच्चा आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पाया बट आगे दे सकता है, उसको भी अडॉप्ट करते हैं। ये अब जो ऑब्जर्वर वाली जो एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है ये बेस्ट है। बट ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ग्रास रूट लेवल से नहीं आपका हो सकता। अच्छा, ये चीज़ मुझे अभी भी मतलब लगता है, क्योंकि अब तो मैं साई में हो गया तो अब तो ऐसा लगता है कि क्या ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है कि अगर ग्रास रूट? मेरे हिसाब से तो डिसएडवांटेज है। आपको क्या लगता है कि ग्रास रूट से उठने चाहिए बच्चे? मेरे को लगता है कि ग्रास रूट से एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें बच्चे कुछ कर सके, क्योंकि आधे बच्चे ग्रास रूट लेवल पे ही ख़त्म हो जाते हैं, स्टेट से ही ख़त्म हो जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, सब नहीं निकल पाते ना बाहर। तो अब क्या है, साई की डिमांड या फिर NCOE की डिमांड क्या है, आप अच्छे प्लेयर हो, आपके मेडल्स हों, आपका हिस्ट्री अच्छा हो, आने वाले टाइम में आप अच्छा कर सकते हो। बट ग्रास रूट लेवल पे बच्चे को पता ही नहीं वो क्या करेगा आगे। बच्चे को विजन ही नहीं पता वहाँ का कि आगे मुझे करना क्या है। जब मैंने इंटरनेशनल खेल रहा था यूथ था मैं, तो रिकवरी करने के बाद क्या बोलते हैं, अब एक उसमें साइड में ये चीज़ चल रही थी ना कि आप मिडिल क्लास से आते हो ना तो आपको जॉब का आने लगता है। बिल्कुल। तो अब हमारे गेम में क्या था
कि अभी तो हमारे गेम में इनकम टैक्स वगैरह भी इंक्लूड हो गया, अच्छा। बट हमारे गेम में क्या था, फोर्स इंक्लूड थी बहुत ज़्यादा। आपके पास ऑप्शन फोर्स ही होगा, अगर आप गेम से कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन फोर्स ही है। लाइक आर्मी, एसएसबी, ये सब। आर्मी, पैरामिलिट्रीज, एसएसबी, असम राइफल्स, इस टाइप की चीज़ें। मेरा क्या था, मुझे अपना पता था स्टार्टिंग से ही कि मैं फोर्स को नहीं हैंडल कर सकता। घर वालों की वजह से मैंने ट्राई किया असम राइफल्स, अच्छा। असम राइफल्स और आईटीबी पे मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो आई साइड वीक थी मेरी, तो मैं मेडिकल में निकल गया। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मेरे को तो अंदर से लग रहा था कि सही हुआ भाई, मेरा नहीं हुआ। बट आपने सारी अचीवमेंट्स देख ली, आपने इंटरनेशनल देख लिया, आपने इंजरी को ओवरकम करा, नेशनल में आपके कंटिन्यूसली मेडल आ रहे थे। जब ये सारी चीज़ हो रही थी तो आपने सेकेंडरी जो चॉइस है आपकी, लाइक पैशन, उसको कैसे बीच में ले आया? किस तरीके से आपने, और कैसे माइंड में थॉट आया कि ये भी यार होना चाहिए? क्योंकि दूसरों के नहीं आता। मैं टू बी फ्रैंक, लाइक मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि जो एक प्लेयर है ना, वो पढ़ाई के बारे में भी सोचता दूसरे टाइम पे, बट आपने सोच लिया कि नहीं यार, मुझे अब दूसरी फील्ड को भी तैयार करना है साइमल्टेनियसली। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ ऐसे कि लॉकडाउन हुआ, टिकटॉक था उस टाइम। अब मेरे को इंटरेस्ट बहुत पहले से ही था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे प्राइवेटली बनाना। ठीक है। प्राइवेटली ऐसे लिपसिंग वीडियोस बनाना, उस टाइम बस ऐसे स्टार्ट करना था तो कर दिया। 5-6 वीडियो अभी मेरी मिलियंस में चली गई रिसेंटली। एक मिली तो मेरी एक दिन में 2 मिलियंस क्रॉस कर दी थी। टिकटॉक पे? नहीं, इंस्टा पे। इंस्टा की बात वो करें। तो अभी की बात है। ऐसा था कि मेरे को ना ड्रेस अलग पहननी है, मेरे को दिखना अलग है, मेरा मोमेंट अलग डालूंगा, सब मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को यूनिक लगना है, ऐसा भीड़ का ऐसा नहीं लगना। हर बार ही पता चल जाए कि भानु आया। हाँ, भानु आया। अपना पैशन को फॉलो करने लग चुका था धीरे धीरे, मगर दिखाया नहीं था, क्लोजेट में ही। समझ गया। तो वो चीज़ मेरे को ना अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रही थी हर साल थोड़ा थोड़ा, कि जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता था या जब कोई बोलता था या सब कोई फ़ोटो खिंचा लो हमारे साथ, ये वो। इसी बीच में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मैनिफेस्टेशन। मैंने ना चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया प्रेजेंट टेंस में, कि भाई मेरे को ना ये नेशनल में मेडल आ गया मेरा, ये प्रेजेंट टेंस में, जबकि हुआ ही नहीं वो चीज़। मेरे को ना मॉडलिंग का ऑफर आ गया प्रेजेंट टेंस में, कि मेरे को मिलियन व्यूज़ चाहिए, आ चुके हैं, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके। और वो चीज़ अब हो रही है। पॉडकास्ट का भी आप बिलीव नहीं मानोगे भाई, ऐसे तो नहीं कि आपके साथ ही होगा, बस ये था कि पॉडकास्ट वगैरह करना है। हो रहा है कि आपका कहना ये है कि भाई अपनी चीज़ों को प्लान करो, एटलीस्ट उसको पॉजिटिव सोचो, बिलीव कि- करो और बिलीव करने लग जाओ कि वो हो गया। और स्पोर्ट्समैन का तो सबसे पहला काम ही पॉजिटिव सोचना है। हाँ, वही तो रिजल्ट लेकर आएगा। जैसे कि देखा जाए, जब ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जीत के आया था गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके बालों की चर्चा भी बहुत ज़्यादा थी और फैशन स्टिक भी बहुत ज़्यादा था। सेम विद रवि कुमार दहिया के साथ भी ये था। बिल्कुल सही बात कि है। भाई वो बंदा कितना ज़्यादा फैशन को फॉलो कर रहा है। अब जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं हमारे, उनका कहना है कि मतलब बाल में बांधता हूँ ना, मेरे को अलग से एनर्जी फील होती है, मतलब बहुत पॉजिटिव लगता है। वो सच है। तो अभी क्या हुआ, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी कुछ वीडियो वायरल हो गई, तो मुझे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। शूट के लिए गया था और मैंने 3 शूट किए वहाँ। अच्छा। उसके बाद लिंक बने, उसके बाद अभी जैसे साउथ वगैरह में भी शूट हो चुका, मतलब अभी मैंने 4-5 शूट कर लिए, अभी ठीक चल रहा है ऐसे फील्ड में भी। अर्निंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो मॉडलिंग से अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अब और अगर मैं बात करूं कि स्पोर्ट्स में से कुछ अर्निंग आ रही है आपकी, स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। मतलब जो साल का जो भी आपकी बेस्ट अचीवमेंट होगी उसको आप साल में जो हमारे मेडल्स आते हैं उनकी हर अचीवमेंट एक मिल की? जाती है। हाँ, हर एक की आता है। अगर मैं बात करूं कि अगर 10 मेडल आए हैं या 5 मेडल आए हैं तो सभी की मिलेगी या किसी एक नहीं की नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसे आपका टूर्नामेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके नेशनल में 4 मेडल है तो आपको उसमें बेस्ट एक की मिलेगी। अच्छा। किसी स्टेट में ऐसा है कि आपको 4 की मिलेगी, बट यूपी में ऐसा नहीं है। तो आपको एक की मिलेगी, तो एक वो आ जाता है। बाकी अभी मैं बताया आपको, एक अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी मतलब ऐसे कोलैबोरेशन में है। पर जैसे कि आप इस चीज़ पे हाईलाइट कर रहे हो ना कि टिकटॉक पे आया, फिर रील्स पे आया, तो हमारे जो पिछले कुछ पॉडकास्ट थे हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है स्पोर्ट्समैन के लिए। Correct. क्योंकि स्पोर्ट्समैन जितना ज़्यादा रियल लाइफ पे ध्यान देगा उतना ही वो उस ऊंचाइयों तक नहीं, पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रील बनाओ या इंस्टा, मैं तो एक आपको पैशन बता रहा हूँ। वो तो रील तो एक जरिया है आपको दिखाना कि आप हो क्या। बेसिकली उनका कहने का ये था कि भाई जो रील और ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये एक डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है इस इंडिया के यूथ को। बिल्कुल सच पर है। कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्समैनशिप है, बिल्कुल सच है। एक वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये लेके जा रहे हैं कि भाई पॉजिटिव बनो अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे। बट आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा क्षितिज कि उन्होंने मे बी जो अब मुझे समझ में आ रहा है आपसे बात करने पे, जब तक मैंने आपको सुना नहीं था, मुझे लगता था कि हाँ ही इज़ राइट, दैट दे पीपल आर राइट। बट मुझे अब समझ में आता है कि आप जो बताना चाह रहे हो कि भाई
टिकटॉक तो एक जस्ट एक जरिया हो गया। कल को आप एज अ बिजनेस भी, आपका एक पैशन है तो आप बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ, आपका मैं ये केक कहना चाह बनाना रहा एक पैशन है तो केक बनाना केक, स्टार्ट करो। हाँ वो तो एक ये प्लेटफॉर्म एक है। बता रहे हैं। मतलब मेरा मेन ये था कि माइंडसेट किस हिसाब से होता है, क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट है स्पोर्ट्समैन का, कि वो है कि भाई वो रील्स और इन सारी चीज़ों से एकदम दूर। बिल्कुल आप सही बात इन दोनों को कैसे बट manage आज कर रहे हो? आप देखोगे ना एक बार इंटरनेशनली जितने भी एथलीट हैं सब एक्टिव हैं, बिल्कुल फिर एथलीट्स नहीं बनाएंगे तो आप क्या देखोगे, यूथ क्या देखेगा, बिल्कुल करेक्ट है। यूथ क्या देख रहा है फिर। आप ये दोनों चीजें मैनेज कैसे कर रहे हो कि रील और रियल, आप दोनों को कैसे ये कंबाइन चीज़। करके अपनी पर्सनालिटी सामने शो? मैं बिल्कुल इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है मेरे लिए, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस अलग, फील्ड अलग। एक तो मैं ये नहीं कहता कि रील में घुसो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ बस। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि रील के लिए ही मतलब सारा टाइम रील में दे रहा हूँ मैं, आप कोई कंटेंट प्लान नहीं करते? नहीं। आप बस ये है कि मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ रनिंग, या हाँ। जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो हाँ, दिखाता मैं हूँ। ऐसे नहीं कर रहा कि मैं सब कुछ छोड़ के रील बना, क्योंकि मैं अभी एनसीओई में हूँ तो आपको पता है वहाँ की ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। और कंटिन्यू 7 साल हो गए मेरे। अभी मैं ये नहीं करता कि रील बनानी है बट प्रैक्टिस नहीं करनी। पर आपकी मैंने एक चीज़ अच्छी भी देखी थी आपके इंस्टाग्राम पे, आपने फैशन और अपने पैशन को तो फॉलो किया है, पर आप अपने रील के थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ करके इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इंडिया में आप देख लो कितने मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, कोई भी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही। अगर फिटनेस के नाम पे वो हैं जो खुद कभी जिन्होंने कुछ नहीं किया। करेक्ट। बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे, जो बंदा खुद 100 मीटर नहीं मार सकता ना, वो 400 की वो दे रहा होगा टिप, और लोग फॉलो भी करेंगे, मिलियन सब्सक्राइबर भी होंगे। और जो रियल लाइफ में असली खेल रहे हैं ना, असली मैदान से और हर चीज़ से जूझ के आ रहे हैं, उन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कैसे दिखाना है, कैसे अपनी बात पहुंचानी है। बहुत सारे ये आजकल जिम वाले भी उठ के आ रहे हैं, देख लो कि कुछ भी सारी वर्कआउट। सबसे बड़ी बात यह है कि जो असली स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसको पता होता है कि जिम और एथलीट लाइफ में कितना डिफरेंस है। क्या करते हैं ना बच्चे स्टार्टिंग में, जिम वालों को देखते हैं, भाई जिम वाले हैवी वेट उठा रहे हैं, डंबल शंबल हैं, डोले शोले हैं, हमें भी यही बनाना है। बट उन्हें तो पता ही नहीं कि एथलीट में डोले शोले काम ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करेंगे, कब्जे टाइट हो जाएंगे। सो अब लाइक जिम वाली बात से मुझे याद आया कि लाइक वूशू अपनी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, आप तालू में पूरा परफॉर्मेंस दे रहे हो। मैं ऑल टुगेदर इन अ स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप साई सेंटर में भी हो, आप काफ़ी लोगों से ऐसे भी मिलते होंगे जो नेचुरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो डॉप में भी आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कितना % अभी सिनेरियो बढ़ रहा है या घट रहा है डोप का? अभी पहले से कम हो गया। क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न ये है क्योंकि अभी ना फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। डोप आदमी क्यों लेता है? परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, एकदम परफॉर्मेंस बढ़ जाए हमारी, है ना, इसीलिए होता है। मेन रीज़न तो यही होता है। अब क्या हो रहा है, अब आपको एक न्यूट्रिशन दिया जा रहा है कि भाई आप इतने दिन में ये खाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो आप संतुष्टि कर पा रहे हो अभी कि चल भाई डोप क्यों लेना जब यहाँ पे हो रहा काम। हाँ, मतलब क्यों आगे फंसना? क्यों फंसना भी तो है, आपको फंसोगे आपका नाम खराब होगा, तो क्यों करना ऐसा। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि नाडा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा। हाँ, नाडा उनका एक्टिवनेस, पहले आप यकीन नहीं मानोगे, यूपी स्टेट में नाडा आई थी, बिल्कुल स्टेट चैंपियनशिप में। अच्छा, नेशनल उसमें शायद कैंप्स में भी जाती है नाडा तो आजकल। कैंप्स में तो बहुत बड़ी बात होगी, स्टेट में आई थी। उनका एक्टिव काफ़ी अभी एक्टिव चल रहा है, उनका काफ़ी सही चल रहा कहीं है। ना कहीं सही भी फिर तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें अगर मान के चलिए मुझे सामने वाला एक बंदा लग रहा है कि ये डोप्ड है पूरा, क्या ऐसा प्रोसेस है कि मैं उसको बात करके मतलब नाडा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि एक्स पर्सन जो है वो डोप्ड है या नहीं है, कुछ ऐसा? अब मतलब कि आप उसको नाडा को कैसे बताओगे कि ये डोप में है? करेक्ट। आप डायरेक्ट बता सकते हो, मेल कर सकते हो उन्हें। तो क्या प्रोसेस है उसका? प्रोसेस ये है कि आपको मेल करना होगा कि एक्स मतलब आप एक्स जो भी बंदा है कि मैंने देखा है, जो भी आपके पास प्रूव होगा अगर कोई, या फिर जो भी आप, तो आप उनको मेल कर सकते हो डायरेक्ट। अच्छा, और आपको रिप्लाई वो करेंगे डायरेक्ट। करेंगे? हाँ। एंड जो मेरी पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप पहचान गुप्त रखी जाएगी आपको, अगर आपको ऐसा। मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमें लगता है कि कोई बंदा डोप मतलब आपके सामने लग रहा है कि वो डोपिंग में फंस सकता है या ले रहा है या कुछ भी ड्रग्स ले रहा है, तो हमारे पास में एक ऐसी फैसिलिटी नाडा ने क्रिएट कर रखी है कि आप सीधा उनसे कनेक्ट कर सकते हो और ये डोप फ्री स्पोर्ट्स बनाना हमें। क्योंकि एज ही जस्ट मैंशन कि इतने न्यूट्रिशंस मार्केट में आ चुके हैं जो आपको डोप की सारी लाइक कमियां पूरी कर सकते हैं, तो वाई वी शुड गो एट लाइक डोप। आप नहीं ले रहे ना और आप सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी आप उसके अगेंस्ट आते हो। और ऐसा होता है इंडिया में बहुत। आप एक बार
आपको पता होगा, खैर आप कभी ग्रास रूट लेवल में ना उसमें जाना है स्टेडियम्स में, उनके टॉयलेट देखना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे लैब्स बने हुए हैं ना घर घरों में, उस पर आप जो कहोगे ना, जिस कंट्री का बोलोगे वो साइन मार के देंगे। वो बनेगा कहाँ? वो लैब में बनेगा। अच्छा। इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ इतना ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में, इंडिया के अंदर। जो डोप का जो केमिकल है वो उसकी बात कर रहे हो? हाँ, उनके जो डिज़ायर्स हैं ना उन्हें पूरे करने के लिए उनको बताया जाता है, उनके जो मेंटोर होते हैं ना सो कॉल्ड, कि जो जिम्स में होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई एक काम कर, तू ये ले ले, 3 महीने में तेरी बॉडी बन जाएगी। फिर क्या होता है, न्यूज़ में आता है कि यार उसने वो लिया था, वो आज एक्सपायर हो गया। दैट्स ट्रू। क्योंकि खाना पीना उनका सही नहीं होता, बिल्कुल लो क्वालिटी। जो भी है वो घरों में बन रहा, क्या ही बना रहा होगा कोई आदमी, सही बात है। वो कुछ भी लगा लेते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर चेक, एक बार आप स्टेडियम में कभी जाना तो आप देखोगे कितना ज़्यादा ख़राब है अभी भी ग्राउंड। नहीं, हम लोग लाइक वी बोथ, हम लोग किसी भी एक नॉर्मल एकेडमी में या स्टेडियम में कभी भी सरप्राइज विजिट मारते हैं। नॉट फॉर लाइक सरप्राइज, मैं इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाके कुछ चेक हरकतें करेंगे, जस्ट फॉर अ चेकिंग कि मार्केट में या अपने माहौल में ऐसा चल क्या रहा है जो स्पोर्ट पर्सन के लिए कमियां हैं या स्पोर्ट पर्सन को कुछ फैसिलिटी मिल रही है। बट समाओ हम लोगों ने भी पर्सनली देखा है कि सिरिंज वहाँ पे दिखती हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी अकेडमीज़ में दिख जाती हैं, बड़ी से बड़ी जिम, छोटी से छोटी जिम, सब दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे। एक लाइक हम लोग शायद मिल के आगे चल के एक मुहिम चला सकें, डोप फ्री स्पोर्ट्स। तो विल सपोर्ट यू नाडा एनी हाउ। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि डोप सारी चीज़ें कि इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन स्पोर्ट्स की डिसएडवांटेजेस भी हैं या डार्क साइड भी मान सकते हो आप। बिल्कुल। पर इन डॉप से हटके और इन सारी चीज़ों से हटके और क्या कमियाँ हैं इंडियन स्पोर्ट्स में जो कि आज के टाइम में पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बच्चा इतना ज़्यादा पीछे जा रहा है हमारा? इंडियन स्पोर्ट पीछे जा रहा है। मैं कहूँगा कि फैसिलिटीज़ बड़ी हैं बट फिर भी बहुत कम है। जैसे कि साइंटिफिक स्टाफ, आप ना एक बार बाहर के जो ओलंपियंस हैं ना, बाहर के जो एथलीट्स हैं, उनका साइंटिफिक स्टाफ इतना ज़्यादा मजबूत है ना, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ फॉलो करना होता है और रिज़ल्ट उनके हाथ में होता है। इंडिया में एथलीट को सब कुछ खुद ही करना होता है, होते सब आपके साथ हैं बट फिर भी आपको खुद ही करना होता है। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में अभी थोड़ा साइंटिफिक स्टाफ थोड़ा ज़्यादा। साइंटिफिक स्टाफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? तो आप जैसे ताउलू करते हो मेन, तो आपका जंप बढ़ाना है, हमें डिग्री बढ़ाना है, आप मार रहे हो, खुद से कर रहे हो, नहीं आएगा। इंडिया में जो कि ऐसा होता है खुद से ही करते हैं हम लोग। तो अब साइंटिफिक स्टाफ होगा तो आपको बताएगा कि आपका पोस्चर यहाँ गलत है, यहाँ सही करोगे तो ये अचीव कर सकते हो। मतलब वो आप पे एनालिसिस पूरा करेगा, उसके हिसाब से अभी पोस्चर अकॉर्डिंग आपको सजेशन। साइंस सेंटर में हमारा भी टेस्ट हो रहा है, हो रहा साइंस में होता है, बट ग्रास रूट लेवल पर नहीं होता ना ये सब चीज़ें। काफ़ी टफ भी है बट हो जाएगा तो काफ़ी इंप्रूव होगा, क्योंकि बाहर के आप देख लो, चाइना के ओलंपियंस, चाइनीज़ एथलीट्स, जिमनास्ट 16-16, 15-15, 14-14 साल की लड़की आती हैं, गोल्ड लेके जाती हैं। क्यों? टाइम वो स्ट्रैटेजी भी लगती है। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि पहले कम था या अब ज़्यादा है, बट मैं ये कहूँगा कि भाई पहले आप नंगे पैर भाग के खेल सकते थे, बट अब आपको अच्छे क्वालिटी के शूज़ चाहिए ही चाहिए। ये मौके की डिमांड है, ये प्रेजेंट की डिमांड है। हाँ, अभी आप नहीं कर सकते कि आपके पास ये नहीं है तो आप खेल लोगे। आप रनिंग करते हो, नंगे पैर भागे, आप ओलंपियन बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको सही डाइट लेनी होगी, आपको सही अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। आप किसी भी फैमिली से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड हो, आपका मिडिल हो, लो हो, हाई हो, ऐसा नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच भानु जी, मतलब आपके टाइम के लिए। और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमने इनको स्पेशली पटियाला से बुलाया है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ इसी पॉडकास्ट के यहाँ पर आए थे, और हमने पूरी जी जान लगा दी थी कि यहाँ तक खींच के लाया जाए। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपकी अचीवमेंट्स और आपके जो स्ट्रगल्स आपने इनपुट डाला है स्पोर्ट्स के अंदर ना, वो मसाला प्रॉपर निकल कर आएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एशियन थैंक यू सो मच गेम्स। मैं चाहूँगा कि एक और सेकंड पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर मैं बात करेंगे, सो दैट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको पता लगे, जैसे आपने अभी स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ बताया, साइंटिफिक स्टाफ। सो आई थिंक वो एक ऐसे टॉपिक्स हमारे पास में 3 से 4 आपकी तरफ से और मिलेंगे, तो देन हम लोग कन्वे कर पाएंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली डिमांड जनरेट होगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी हेयर। और मतलब जब मैंने देखा ना कि कोई ऐसा पॉडकास्ट हो रहा है,
आप अभी क्या हो रहा है ना, इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट क्या चल रहा है, जादू टोना, आशिक चला गया तो उसको कैसे वापस लाएं, है ना। सेलिब्रिटीज़ ने क्या किया, अंबानी की शादी में क्या हुआ, अरे यार इससे हमें क्या मिल रहा है। जब मैंने देखा ना फर्स्ट पॉडकास्ट है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत खुश हुआ अंदर से कि भाई कुछ तो चीज़ हुआ, कि स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ हुआ। आपने बहुत अच्छा सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा सभी को, जितने भी एथलीट्स हैं, मेन तो यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगा, भाई ज़रूरी नहीं है कि आप सब बंदे एक ही चीज़ में जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का बॉक्स है। ये बॉक्स ना इन लोगों ने बनाए हुए हैं, समाज ने बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट डिसिप्लिन रहो, हम्बल रहो, बस। सो गाइज़, ये थे मिस्टर भानु एंड इनके जो भी एक्सपीरियंस जो इन्होंने अपने पूरी लाइफ जर्नी के अंदर जिया है, पूरा जो स्ट्रगल इन्होंने फेस किया, जो इंजरीज़ इन्होंने फेस की। हमने अभी तक सुना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्लेयर का करियर इंजरी से ख़त्म होता है, इन्होंने भी सोचा था, बट इन्होंने जिस तरीके से ओवरकम करा ना, मैं चाहूँगा कि आप भी कभी भी ऐसी एक सिचुएशन में फंसते हो ना, तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। ही हैज़ हिज ऑन इंस्टाग्राम चैनल, और ये बहुत से एथलीट्स को मोटिवेट करते हैं। यू कैन आल्सो रीच आउट हिम एंड अकॉर्डिंगली ये आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना है, किस तरीके से बाहर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं आउट ऑफ इंडिया, जो आप यहाँ पे अप्लाई करके अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। दूसरी एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कोटे से बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगे, पर आप भानु जी को कहीं ना कहीं ये देख के इंस्पायर हो सकते हो कि भाई अपना एक पैशन भी फॉलो करके अर्निंग जनरेट हो सकती है, अर्निंग भी अपनी जनरेट कर सकते हैं उस पर। सो यहाँ पे हमें पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ समझने का मौका मिला कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ गवर्नमेंट आपको दे, कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के चक्कर में आप अपना करियर स्टॉप करें। कुछ ऐसी चीज़ें आप खुद जनरेट कर सकते हो कि आपका करियर खुद आप बना सको। फाइनेंस विल नॉट बी अ इशू फॉर इन योर करियर। तो इसी के साथ हम लोग आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम लोग आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट जस्ट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ये जरूर बताना कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा, या आप जो एक टेक्नोलॉजी या कुछ भी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अगर आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डालें। भानु विल आंसर यू देयर डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।